मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। तो आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई के इंटरव्यू में अमित शाह ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, खुद की गिरफ्तारी, संसद में विपक्ष के विरोध पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कभी देश का प्रधानमंत्री जेल जाए तो क्या जेल से प्रधानमंत्री सरकार चलाए, वो क्या ठीक है? ये अमित शाह का कहना है। इसी के साथ उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाए, ये क्या ठीक है? जिस भी दल का बहुमत है उसका कोई अन्य व्यक्ति आकर शासन चलाएगा, लेकिन इसी के साथ आपकी बेल हो जाए तो आप फिर पद संभाल लीजिए। दरअसल केंद्र ने 20 अगस्त को संविधान 130वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस भी अपराध के लिए हिरासत में या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये नियम न लागू हो, लेकिन इसी के साथ अमित शाह का ये कहना है कि कोई भी कानूनी तौर पे रहते हुए सरकार नहीं चला सकता है। उससे कानूनी तौर के हटने के बाद वो सरकार चला सकता है। तब तक के लिए अपना पदभार किसी और को सौंप दे। कैमरामैन जुवैद के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। दिल्ली वालों को महंगाई का झटका, मेट्रो के सभी लाइनों का किराया बढ़ा दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में यात्रियों को अब मेट्रो का सफ़र करना महंगा पड़ेगा। डीएमआरसी ने 2027 के बाद यानी 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की है। बता दें कि बढ़ा हुआ किराया आज से यानी 25 अगस्त से लागू होगा। सभी मेट्रो लाइनों पर 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। डीएमआरसी के अनुसार अब से यात्रा की दूरी के आधार पर यात्रियों को 1 से 4 रुपये तक देने होंगे। न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम किराया 64 रुपये कर दिया गया है। इसके पहले न्यूनतम किराया 10 रुपये से लेकर 60 रुपये था। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज़। आने वाले समय में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अर्थ संकल्प या बजट कहलाने जाने वाली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्थात मुंबई महानगर पालिका जो है, महानिगम है, उनकी इलेक्शन है आने वाले समय में होने वाले कुछ महीनों के बाद ही मुंबई इलेक्शन होने वाली है। तो आपको बता दें कि इसके चलते हुए मुंबई शहर अध्यक्ष बदले गए हैं। इसके पहले एडवोकेट आशीष शेलार थे जो मंत्री है अभी कैबिनेट में, उनके जगह पे अभी अमित साटम जी जो एमएलए है, विधायक है अंधेरी पश्चिम से, उनको अभी चुना गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, इसको चलते हुए संगठनात्मक बदल ये कर दिए गए हैं। आज सुबह ही कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र चौहान जी और मुख्यमंत्री जो है फडणवीस जी, उन्होंने ये ऐलान किया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है अमित साटम जी के नाम का। और आपको बता दें कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाथ में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे उत्सुक है। उसके चलते ही मंत्री आशीष शेलार जी को बाजू में करके अभी एमएलए जो है अमित साटम जी जो अंधेरी वेस्ट से है, अंधेरी पश्चिम से है, एमएलए 3 बार रह चुके हैं, उनको अभी शहर अध्यक्ष चुना गया है मुंबई का। तो आपको बता दें कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ भी करके भारतीय जनता पार्टी को अपने हक में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना महापौर, अपना मेयर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बिठाने का है, एक वन साइड बिठाने का है। जबकि उनके साथ अजित पवार की राष्ट्रवादी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते के ऊपर महाराष्ट्र में की जो आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो कैपिटल है मुंबई, उस मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना महापौर बिठाने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी में बदलाव लेके आए हैं। और मुंबई शहर अध्यक्ष जो है उसका चेंज करके नए तरीके से उनको सिलेक्ट करके नियुक्ति करके अमित जी साटम को यहाँ जो विधायक है अंधेरी पश्चिम से उनको चुना गया है। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ में सुदीप घोलप, प्राइम न्यूज के लिए मुंबई से। उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां उनको पाखरो सफारी रेंज में हुए घोटाले में सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, तो उसके बाद अब वो एक बड़े बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने खनन नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और खनन नीति में कहा है कि जब वो 2019-20 में वन मंत्री थे, उस समय उन्होंने खनन माफियाओं से पैसा लिया था जो कि भाजपा के खाते में डाला गया था और उसमें 30 करोड़ की एफडी बनाई गई थी। इस तरीके के बयान
हरक सिंह रावत ने दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं उसमें पूरी तरीके से शामिल था, मैंने भी उसमें 1 करोड़ रुपए दिया है, चाहे तो इसमें मेरी भी जांच की जा सकती है। ये बयान अभी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसने कि सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। इसको लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियाँ हो रही है। जहाँ कांग्रेस इस बयान को लेकर हरक सिंह रावत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से तमाम बयानबाजियाँ की जा रही है कि हरक सिंह रावत जो है इस तरीके की बयानबाजियाँ करते रहते हैं केवल सुर्खियों में आने के लिए। तो वहीं हरक सिंह रावत की पुत्रवधू जो कि अभी भाजपा में है, उन्होंने भी कहा है कि हरक सिंह रावत बड़े नेता है और वो अपने विवेक से फैसला करते हैं और अपनी बात को रखने के लिए वो किसी भी बात को रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सीधे तौर पर रख सकता है। वहीं कई भाजपा के विधायक इस बात को कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत पॉलिटिकल में नॉन सीरियस आदमी है, उनको राजनीति करना नहीं आता, वो केवल बयानबाजी करके जो है राजनीति अपनी चला रहे हैं, क्योंकि इस समय तमाम इल्ज़ाम उन पर लगे हुए हैं, इसलिए अपने आप को उभारने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजियाँ कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके के इल्ज़ाम हरक सिंह रावत ने भाजपा पर लगाए हैं और 30 करोड़ का ये जो घोटाला, ये जो खनन माफियाओं से पैसे लिए गए हैं, उसकी क्या अब जांच होगी। हालांकि भाजपा कह रही है कि भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं ने ये भी कहा है कि हरक सिंह रावत को इस तरीके की बयानबाजी करने से पहले सभी चीज़ों को देख लेना चाहिए और अगर इस तरीके की बातें हुई है तो सीधे तौर पर उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन हरक सिंह रावत का कहना है कि कोर्ट में मैं क्यों जाऊंगा, मैंने इल्ज़ाम लगा दिया है, अब भाजपा इसकी छानबीन करे, अगर वो पाक साफ है तो इसकी छानबीन करें। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि ये मुद्दा कहाँ तक गर्माता है और कहाँ तक जाता है और भाजपा इसमें किस तरीके का एक्शन लेती है और हरक सिंह रावत का अगला स्टेप क्या होगा। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। नकली और नशीली दवाओं के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने में जुटी आगरा एसटीएफ के हाथ लगातार नए नए सबूत लगते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा एसटीएफ और ड्रग विभाग द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें हिमांशु अग्रवाल जो कि हेमा मेडिको का मालिक है, जिसने एसटीएफ और ड्रग ऑफिसर को 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की और साथ ही साथ इस मामले के अंदर टोटल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें संगठित अपराध जैसी गिरोह जैसी धाराओं को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अब आगरा के ड्रग विभाग पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई है कि आखिरकार आगरा का ड्रग विभाग क्या कर रहा था। आज तक जितनी भी कार्रवाइयां बड़ी आगरा में हुई हैं, वो सब बाहर की टीमों ने आके की हैं। ऐसे में आगरा के ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी भी पेशानी पर बल पड़ने शुरू हो गए हैं। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। कौशाम्बी में भूमाफिया खुशी केसरवानी ने 2019-20 में गैंगस्टर के तहत कुर्क की गई ज़मीन को प्लाटिंग करके बेच दिया। ये पूरा मामला सराथू तहसील के भड़ेसर और कोर्रो गांव का है, जहां 2019 और 20 में जिला प्रशासन ने खुशी केसरवानी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उसकी बीघों ज़मीन को जब्त किया था और ये जब्त की गई ज़मीन सराथू और मंझनपुर तहसील की निगरानी में थी। लेकिन खुशी केसरवानी ने दोनों तहसील में बाबू और लेखपाल की मिलीभगत से कुर्क की गई ज़मीन को प्लाटिंग करके बेच दिया है। जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया और मीडिया में चलने के बाद जब ये इस पूरे मामले को जिलाधिकारी कौशाम्बी ने संज्ञान लिया है, अब उनका ये कहना है कि इसमें जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद अगर ये मामला सही पाया जाता है तो गैंगस्टर के आरोपी खुशी केसरवानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से प्राइम न्यूज़ के लिए ज़िया रिजवी। यूपी के बुलंदशहर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 45 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है, यूपी के कासगंज से लगभग 50 से 60 श्रद्धालु एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के गोगामिणी बाबा का दर्शन करने जा रहे थे। तभी रविवार रात 2 बजे करीब एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दिया। इस टक्कर में एक बच्चा, 5 पुरुष, 3 महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 45 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामला का संज्ञान लेते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। मौके पर पुलिस प्रशासन जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का लंबाई बढ़ाने के लिए, उसमें ज़्यादा श्रद्धालु को भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में जुगाड़ लगाकर उसे डबल डेकर बना दिया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भर सके। यूपी में आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण ऐसे एक्सीडेंट देखने और सुनने को मिलते हैं। इसके बाद प्रशासन कई बार इन पर नकेल भी कसने का कोशिश करता है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया गया है, जिस कारण हमें आए दिन ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे दुर्घटना देखने को मिलता है।
प्राइम न्यूज़ के लिए नोएडा से कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं आकाश सिंह। जलेसर के गांव नगला मेतन में एक 13 वर्षीय किशोर का कमरे में शव मिला है। आपको बता दें, लगभग सुबह करीब 6 और 7 बजे के करीब जब मृतक की बहन ने शव को देखा तो परिवार में चीख पुकार मच गई है। वहीं आपको बता दें, पूरा मामला जलेसर थाना क्षेत्र के गांव नगला मेतन का है, जहां पर मृतक की मां अपने मायके गई हुई थी और वहीं मृतक के जो पिता हैं वो खेत पर सो रहे थे। फिलहाल उस जो घर में जो मृतक के साथ उसकी बड़ी बहन रात में सो रही थी, जो कि सुबह जब बहन ने उठकर देखा तो घर में छोटे भाई का शव मिला। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे घटना को देखते हुए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसकी थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। वहीं प्राप्त तहरीर के अनुसार पुलिस जांच में जुटी है। एटा से प्राइम न्यूज़ के लिए देवेंद्र कुमार। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले का बिनकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके नीचे आधा दर्जन से अधिक परिवार सो रहे थे। देखते ही देखते आसपास लोग वहां बचाव कार्य के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जैसे तैसे मलबे से दबे लोगों को वहां से निकाला गया और वहां कर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां पर मुकेश नामक और उनकी माता माधुरी की मौत हो चुकी थी। वहीं घायलों को वहां पर उपचार के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा घायल थे। एक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं हालत नाजुक देखते हुए एक व्यक्ति को कानपुर के लिए यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सुबह से ही यहाँ पर परिवार वालों के रिश्तेदारों का आना जाना जमावड़ा देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जो कच्चा मकान ढहा है उसके लिए राजस्व टीम गई हुई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखने वाली बात तो ये है, जो घायल अभी नाजुक अवस्था में हैं, उनका उपचार के दौरान क्या हालचाल निकल कर आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन महेश सिंह के साथ मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़ फतेहपुर। सोशल मीडिया पर हुए प्यार के बाद महबूबा से मिलने पहुंचे 2 युवकों की जनपद बागपत में बंधक बनाकर मारपीट किया गया है। मामले की विस्तार को भागते जनपद मेरठ के 2 युवक सोशल मीडिया पर पबजी खेलते खेलते एक मुस्लिम युवती को दिल दे बैठे। तो बात यहाँ तक आगे बढ़ी कि दोनों युवक जो है उक्त युवती से मिलने पहुंचे, जनपद बागपत में पहुंचे। मामला जनपद बागपत के खेगड़ा कोतवाली क्षेत्र मुबारकपुर का बताया जा रहा है, जहाँ मेरठ के 2 हिंदू युवक सोशल मीडिया पर पबजी खेलते खेलते एक मुस्लिम युवती को अपना दिल दे बैठे। जो दोनों युवक हैं, एक का नाम नितिन और दूसरा नाम मुन्नू बताया जा रहा है, जनपद बागपत के मुबारकपुर गांव में पहुंचे। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका से मिलने वहां पहुंचे तो गांव वालों ने दोनों को बंधक बना लिया तथा उनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस ने किसी प्रकार बंधकों को मुक्त कराया तथा उनको छुड़ाया। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्यार का मामला ये सामने आ रहा है कि अनेक मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार हुआ और मिलने पहुंचे लोगों के साथ मानवीयता की गई है तथा उनको यातना दी गई है। ऐसे ही मामला इन दोनों युवकों के साथ हुआ है, क्योंकि दोनों युवकों का और युवतियों का धर्म अलग अलग होने के चलते जो है मामला संवेदनशील था। जैसे दोनों युवक मिलने पहुँचे तो गाँव वालों ने उनको बंधक बना दिया, जहाँ जिस प्रकार से घटना जनपद बागपत में चर्चा का विषय बनाई हुई है। बहरहाल कुछ भी हो, मामला जो है सनसनीखेज है। जिस प्रकार से पबजी के माध्यम से जो है दोनों जो युवकों और युवतियों में प्यार हुआ और जो उससे मिलने पहुंचे, जहाँ उनको बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई है। तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सातनपुर गाँव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के
परिवार के लोगों ने ससुराल पक्ष पर ही हत्या कर शव लटकाने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के बिहार थाना क्षेत्र के रघुनाथ खेड़ा गांव के रहने वाले अजीत का विवाह रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सातनपुर गांव में हुआ था। बताया जा रहा है कि अजीत लुधियाना में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही वह अपने गांव आया हुआ था। यही नहीं, मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि अजीत पिछले एक सप्ताह से अपने ससुराल आया हुआ था और उसके बाद उसकी आज मौत की खबर मिली है। परिवार के लोगों का कहना है कि ससुराल पक्ष के ही लोगों ने ही अजीत की हत्या कर फांसी के फंदे से लटका दिया और उसे आत्महत्या के रूप में देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल लालगंज कोतवाली पुलिस का कहना है कि अजीत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।